हमारे साथ हैं IRPS ऑफिसर अंजलि बिरला। आपके जो फादर हैं वो लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी। 90% मेरी सर्विस में भी लोग नहीं जानते दैट पापा इज एट दिस पोजीशन। आपके फादर के नाम पर आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिला हो? उल्टा हुआ है that because of it teachers were stricter to me। उम्मीद होती थी कि ये नहीं करेंगे अच्छा नहीं करेंगे। so that is why I had to outperform to show कि नहीं मैं खुद अच्छा कर रही हूँ। आपकी wardrobe में which you like as अंजलि? I like suit also, मतलब मैं प्रोफेशनली तो नहीं, पर्सनली मैं बात करूँ, ऑफिस में तो हमने आपको देखा है। पर्सनली आई लाइक जंप सूट्स, आई लाइक ड्रेसेस एंड आई थिंक वेस्टर्न। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या बताएंगे कि किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए अपने करियर को लेकर के? आई वुड जस्ट से दैट दिस इज जस्ट एन एग्जाम। ये हम याद रखें कि हम इसे लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन ना बना दें। अगर आपको यूपीएससी नहीं हो रहा है तो वो एक एग्जाम ही है। कभी आप हार्डवर्क भी 100% कर लें, लेकिन लक तो एक फैक्टर रहेगा इसे। आधी जनता अगर पूछें तो वो यही कहती है कि हमको पावर चाहिए होती है, हम इसीलिए यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो पावर, जो रुतबा, वो चीज़ चाहिए हमको। वो पावर, वो ग्लैमर जो बाहर से दिखता है वो अंदर है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। पब्लिक सर्वेंट हो आप, देयर इज अ रीजन सर्वेंट है नाम में, दैट बिकॉज आपको सेवक बनना है। 2021 में आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था और जिसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बोला गया था कि आपकी बैकडोर एंट्री है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। इस सीरीज में हम कई ऐसे इश्यूज, टॉपिकल बर्निंग पॉइंट्स पर बात करते हैं जो सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करती है, और ऐसे कई पर्सनालिटीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं या ऐसी इवेंट्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जिनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्रीवियस हमारे भारत पर रहा हो या न्यू इंडिया की जब हम बात करते हैं उस पर रहे। हमारे साथ हैं IRPS ऑफिसर अंजलि बिरला। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, और जिनको नहीं पता है उनके मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके जो फादर हैं वो लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर। जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई आता है तो अक्सर उसका झुकाव पॉलिटिकल करियर, अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाने की तरफ ज़्यादा होता है, बजाय किसी और करियर ऑप्शन में मेहनत करने के या जद्दोजहद करने में। तो ऐसे में आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ? क्यों नहीं वो एक आसान रास्ता था, एक जमाया आपके सामने एक प्लेटर था, पॉलिटिक्स के लिए क्यों नहीं अपने आप को तैयार किया? फर्स्टली आई थिंक दैट पॉलिटिक्स हार्डेस्ट प्रोफेशन है। सो कोई जमाए प्लेटर नहीं है, एंड आपको जनता चूज़ करती है। आपके अंदर वो कॉलिंग होनी चाहिए, और जब कॉलिंग आए तभी आपको फील्ड में उतरना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको सर्व्ड मिल रहा है, जस्ट बिकॉज आपकी लीनेज है, तब नहीं करना चाहिए। जब आपके अंदर वो जज्बा आए कि हमें उतनी सहनशीलता आए, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आए, देन ओनली यू शुड एंटर। And secondly, I feel I entered into civil services because मेरे अंदर एक इंडिया को जानने का बहुत इच्छा थी। आई वॉन्टेड टू नो फुल एंड इन एंड आउट कि इंडियन सिस्टम क्या है, इंडियन लॉ क्या है, एंड इंडियन की जोग्राफी क्या है, हमारे रिलेशंस क्या हैं। एंड यूपीएससी एक एंड आईएएस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको इंडिया के बारे में सब बता देता है, एंड इंडिया की स्टैंडिंग सब बता देता है, हिस्ट्री बता देता है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आई हैड दैट किक इन मी कि मुझे सब समझना है, जानना है। एंड देन ऑब्वियसली एक ये तो था ही सही कि वी हैव टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, वी हैव टू फाइट अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई सिस्टर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो दैट थिंग वॉज ऑलरेडी देयर। सो दैट इज़ फॉर ऑल दीज रीजन्स आई जॉइंड सिविल सर्विसेज। एंड क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, एंड पापा सोशल सर्विस से पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आए हैं, सो वो समाज सेवा एंड पब्लिक सर्विस में रहने का lineage already है, like that we are already leaning towards it. So all of these factors combined, that is why I chose civil services.
जब आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जब आपके फादर वेल नोन होते हैं, तो अक्सर क्या होता है जो उनके बच्चे हैं उनको बहुत डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है थोड़ा सा और बच्चों के कंपैरिजन में। मैं चाइल्डहुड की आपकी बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी मेमोरीज़ के को लेकर के मैं चर्चा कर रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के बीच में, अगर आप किसी के घर गए तो उनके पेरेंट्स थोड़ा सा आपको और बच्चों के कंपैरिजन में अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसा कभी हुआ है? बचपन की मैं बात कर रही हूँ कि आपके फादर के नाम पर आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिला हो या कुछ ऐसी मेमोरी हो? आई थिंक आई विल थैंक माई मदर. वो बहुत ही ग्राउंडेड रही हैं सिंस द स्टार्टिंग, एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम कोटा, फादर इज़ ऑल्सो फ्रॉम कोटा, सो वी बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन कोटा. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी थिंग दैट वी फेल्ट कि हमें डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है. एंड आई वुड नॉट से दैट आई एम नॉट प्रिविलेज्ड. आई एम सेइंग येस कि आई हैड अ वेरी लविंग फैमिली. रूफ था, डिडंट हैव टू थिंक अबाउट immediate subah sham ka khana and stuff like that, but beyond that there was no special treatment as such given, and we had a lovely childhood, a very grounded childhood, and I think that thing has just stayed in us, and so मुझे ऐसा feel भी नहीं होता, and I genuinely truly feel that everybody is equal, and सभी को उसी dignity and respect के साथ treat करना चाहिए. And in fact I have funny memories जब उल्टा हुआ है that because of it teachers were stricter to me, and because of this fact मैं भी ज़्यादा पढ़ाई करती थी, ज़्यादा आउटशाइन करने की कोशिश करती थी, क्योंकि आपसे एक उम्मीद होती थी कि ये अच्छा करेगी, या कि उम्मीद होती थी कि ये नहीं करेंगी अच्छा नहीं करेंगी. So that is why I had to outperform to show कि नहीं मैं खुद अच्छा कर रही हूँ. So school में भी I was very active academically and in co-curricular activities also, क्योंकि that kick was there कि नहीं, वो चीज़ जो लोग जो सोचते हैं कि नहीं इनको ये पढ़ाई में नहीं रुचि रखेंगी, ये कोई कंपटीशन में खुद नहीं आ सकेंगी फर्स्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, सो नेगेटिवली ज़्यादा रहा है फनीली, बट अदरवाइज वी बीन वेरी ग्राउंडेड. अच्छा, आप खुद सिविल सर्वेंट हैं, और मैं आपके फादर की बात करूं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना सिविल्स क्लियर करने के बाद, क्योंकि इंसान को बड़ी उम्मीद होती है कि बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें हमारी अचीव, मैं कह रही हूँ चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप खुद मेहनत करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे आपका इंट्रोडक्शन हो रहा हो तो आपको आपकी अचीवमेंट से ना एड्रेस करके कि ये बोला हो कि ये ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर की डॉटर हैं, इस तरीके से ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है? हाँ, आई थिंक ये काफ़ी होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है, बट मैं उसमें भी प्राइड ही लेती हूँ that yes, he is my father. There is nothing to be shied upon or looked down upon, and so that itself is also a pride thing that I take. But I usually जब especially when I'm in my professional field, जैसे मैं अपनी seniors से मिल रही हूँ या मैं ऑफिस में जा रही हूँ, तो I make sure that मैं अपने आप को खुद के नाम से ही इंट्रोड्यूस करूँ, एंड अगर कोई मेंशन नहीं है तो अगर आप एक्चुअली पूछेंगे तो 90% मेरी सर्विस में भी लोग नहीं जानते दैट पापा इज़ एट दिस पोजिशन, बिकॉज आई बिलीव दैट प्रोफेशनली मैं वही चीज़ रखना चाहती हूँ, दैट सो दैट आई ऑल्सो लर्न एंड आई ऑल्सो डील विद देम ऑन दैट अकाउंट ओनली. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अंजलि आपके साथ कि आपको कोई नहीं जानता, आप नई क्राउड के बीच में गई, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको लगा कि मैं बताऊं कि मैं किसकी बेटी हूं या मैं किस बैकग्राउंड से आई हूं, ऐसा कभी हुआ है आप के साथ? No, 90% of the times लोग नहीं जानते हैं my background, because so I are you like happy with that anonymity? Yeah, I think it gives a lot of gives you a lot of freedom to do and to be howsoever you want to be. So yeah, मतलब anonymity ही अच्छी लगती है, but that also makes me aware कि जो आपका था कि privileged वाला, वो privileged वाला सेंस हमें कभी लगता ही नहीं है. We have always remained as common and as anonymous as possible. 2021 में आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, और जिसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी. बोला गया था कि आपकी बैकडोर एंट्री है, और जिसको लेकर के मतलब हर जगह पे ये चीज़ था कि आपके नाम से ये चीज़ जोड़ दी गई थी कि आपका यूपीएससी में बैकडोर एंट्री के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है. क्या सच में यूपीएससी में बैकडोर एंट्री पॉसिबल है अंजलि?
एब्सोल्युटली नॉट। एंड इनफैक्ट मैं आपके ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये बताना चाहती हूँ और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ दैट यूपीएससी एंड आईएएस एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही फेयर इंस्टीट्यूशन है। उस यूपीएससी की खुद की एक बहुत सैंक्टिटी है, एक बहुत इंटेग्रिटी है। मतलब सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि इस एग्ज़ाम की सीक्रेसी बनी रहे, इसकी सैंक्टिटी बनी रहे। सो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैकडोर एंट्री यूपीएससी एग्ज़ाम में। एंड इनफैक्ट जब मेरे खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए गए तब मुझे तो काफ़ी शॉकिंग लगा था, बिकॉज आई थॉट दैट लोग कंग्रेचुलेट करेंगे, उसकी जगह लोग एलिगेशन लगा रहे थे एंड मांग रहे थे कि आप मार्कशीट दिखाओ एंड आप अपने फनीली दे वाज सेइंग कि आप अपने पढ़ाई करते समय वाले फ़ोटो दिखाओ। फोटो दिखाओ, फोटो कौन खींचता है? So it was very funny, but it was very sad also, and that is why UPSC ने भी clarification निकाला that जो second revised list निकलती है that is एक वो प्रक्रिया है, मतलब एक वो normal प्रक्रिया है, हर साल UPSC निकालता है। So ये confusion क्यों हुआ, क्या motivations थे इसके, I don't know, but ये बिल्कुल गलत बात है कि यूपीएससी में कोई बैकडोर एंट्री का कोई स्कोप नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों ने बोला इंटरव्यू में इन्होंने मेडलिंग करी, बट इंटरव्यू में आपको बोर्ड भी आपको 15 मिनट्स पहले तक पता नहीं चलता। सो देर इज़ इतनी इंटेग्रिटी और इतनी सैंक्टिटी रखी है जब एक इंस्टीट्यूशन ने, तो हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड इनफैक्ट जो ये माइंडसेट है हमारा कि हर चीज़ को नेगेटिव में देखना, हर चीज़ को देखना कि अरे ये तो जुगाड़ से हुआ है, ये गलत है। मतलब लाइक हमने फेयर इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, तो उनकी एक खुद की मर्यादा है, उनके खुद की एक पहचान है, एंड देयर इज़ नो स्कोप ऑफ बैकडोर एंट्री। एंड इनफैक्ट RTIs भी काफ़ी निकाली गई, तो मेरी मार्कशीट भी प्रोड्यूस्ड है, इट्स आउट इन ओपन एंड एवरीथिंग इज़ आउट इन ओपन, लाइक बिकॉज इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सो या देयर इज़ नो स्कोप। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी 2021 में? आई वॉज 23। 23 साल की उम्र। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो आप आई एम श्योर बहुत खुश होंगी, फैमिली बहुत खुश होगी, और जब ये खबर, जैसा आपने बोला कि सब सोचा था कि सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तो सब ने एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। 23 साल की जो उम्र होती है बहुत नाइव होती है, कैसे डील किया था उस वक्त? काफ़ी शॉकिंग लगा था टू बी ऑनेस्ट, एंड काफ़ी दुख भी लगा था, क्योंकि आप इतनी पढ़ाई करते हो, इतनी मेहनत करते हो, किसी चीज़ को इतना चाहते हो, फिर वो आपको मिलती है एंड देन आप चाहते हो दैट पीपल शुड बी हैप्पी, बट एंड ये एलिगेशंस इतने ज़्यादा स्पाइरल हो रहे थे, वेरीफाइड अकाउंट्स पोस्ट कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स पोस्ट करने लग गए, जो कि एक रूमर है, मतलब बेसलेस एलिगेशंस जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनमें कुछ सच्चाई नहीं है। देन बहुत सारे फैक्ट चेक भी हुए, बट मुझे बहुत शॉकिंग लगा था ये सब, एंड मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या रिप्लाई दूँ, न दूँ, हाउ इज़ इट टू बी डेल्ट। एंड देन इतनी ट्रोलिंग शुरू हो गई। आई थिंक सबसे दैट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फेल्ट रियली बैड कि लोग फ़ोटोज़ उठा के कर रहे थे कि भाई ये कपड़े पहनती हैं तो ये कैसे होगा, तो मतलब वो फीमेल टारगेटिंग भी हुई इन दिस ट्रोलिंग, विच आई थिंक स्पीक्स नेगेटिवली अबाउट आर सोसाइटी, कि हम इस तरह के से डिरेल हो जाते हैं, हम फीमेल अचीवमेंट्स को उस लाइट में देखने लग जाते हैं। सो काफ़ी टेकन अबैक थी मैं, बट थैंकफुली आई हैड द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे ग्राउंडेड रखा, उन्होंने मुझे रखा कि नहीं ऐसा नहीं है। सो दैट आपके फादर तब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे थे, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको क्या गाइड किया उस वक्त? कोई ऐसी, आई एम श्योर क्योंकि पिता और बेटी का कॉन्वर्सेशन, बातें वो चलती ही होंगी, उन्होंने क्या उस वक्त गाइड किया आपको? उन्होंने भी यही गाइड किया कि उन्होंने तो मुझे बोला कि इसको सेलिब्रेट करो, कि तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि कैसे आगे की दुनिया तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएगी, तो उसको कैसे फेस करना है। ये सच में तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाएंगे, एंड यू हैव टू पास ऑन एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। एंड क्योंकि पॉलिटिक्स में भी, एंड क्योंकि वो अगर पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, आप फिर पब्लिक फिगर बन रहे हो, तो इन फ्यूचर भी आपके ऊपर बहुत एलिगेशंस लगेंगे, ट्रूथलेस एलिगेशंस लगेंगे, तो आपको वो फेस करना आना चाहिए। एंड मैंने उनकी एडवाइस ली, एंड आई थिंक आई came out stronger out of the whole controversy, and I realized that मतलब अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ऑफ लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट माइंडसेट। सो दैट इज़ बिकॉज इतने बड़े बड़े स्टोन्स बहुत जल्दी इन करियर वर थ्रोन एट मी।
अच्छा, क्यों लगता है कि क्यों ये नैरेटिव सेट किया था आपके अगेंस्ट, और क्या वजह थी कि ये उस वक्त एक नैरेटिव, क्योंकि ऐसा तो ऐसा मुझे नहीं लगता आपने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा कि आउट ऑफ द ब्लूज आपको पकड़ करके, क्या कहाँ से वो मोटिवेशन था ये पूरे नैरेटिव का? मोस्टली पॉलिटिकल मोटिवेशंस रहते हैं सबके, एंड देन काफ़ी रिजर्व्ड कैटेगरीज ने भी उठाया था ये कि जनरल कैटेगरी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, बट ये तो सेकंड लिस्ट थी, रिवाइज लिस्ट थी, एंड दिस इज़ होल रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जो होता है. सो ये सब मोटिवेशंस थे. देवर बेसलेस एलिगेशंस. कुछ लोग कह रहे थे कि रिजर्व्ड कैटेगरी कह रही थी कि इन्होंने हमारी सीट खा ली, और अनरिजर्व्ड कह रही थी कि ये तो खुद रिजर्व्ड है, एंड आई बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी. सो ये सारे एलिगेशंस दे हैड पॉलिटिकल मोटिवेशंस और सम इंडिविजुअल मोटिवेशंस, बट आई थिंक बोथ, बिकॉज उसमें कुछ सच्चाई थी नहीं, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहे एक तरीके से. एंड देन फिर यूपीएससी ने भी अपनी तरह से क्लैरिफिकेशन निकाल दिया. जो सारी फैक्ट चेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने सारा फैक्ट चेक कर लिया. सो वी वर नॉट वरिड अबाउट इट, बट आई थिंक इट शोज़ कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा हम हर चीज़ को सोचते हैं कि ये बैकडोर से लिया होगा. मतलब एक परसेप्शन है रिगार्डिंग पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिशियंस के बच्चे. आपने भी बात बोली कि आपकी पिक्चर्स को निकाल करके उनको ट्रोल करना शुरू किया था. अक्सर क्या होता है, लड़कियों और महिलाओं को लेकर सोसाइटी कुछ स्टीरियोटाइप्स बना लेती है कि पता नहीं आप इससे कितना वास्ता रखेंगे. आई एम श्योर आपका, क्योंकि उस जर्नी को आपने जिया है, तो आपके पास इनपुट तो बहुत ज़्यादा होंगे कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, या अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए. आई एम श्योर आपकी जब ट्रेनिंग हुई होगी तो ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी आपको कि पर्सनल और प्रोफेशनल बिल्कुल अलग होता है. तो उस वक्त ये जो ट्रोल है, जो ट्रोलिंग हुई थी आपकी पिक्चर्स को लेकर के, क्योंकि मैंने खुद भी देखा था कि आपकी, क्योंकि इंस्टाग्राम आपका बहुत वाइब्रेंट है, बहुत आप एक्टिव भी रहती हैं अपनी प्रोफाइल में, कई पिक्चर्स भी आपने डाली, तो विच आई एम श्योर बहुत डिसेंट कंटेम्प्रेरी कपड़ों में भी थी. क्या टेक है आपका इस पूरे जो इशू है इस पर? जब पहली बार सिलेक्शन हुआ तब मैंने भी अपनी पूरी वार्डरोब चेंज कर दी. मैं गई कोटा में ही एंड शॉपिंग पे, एंड मैंने सारे सूट ले आई मैं, एंड मैंने सब हटा दिए वेस्टर्न कपड़े. एंड देन फिर मैंने सोचा मैं डांस करना छोड़ दूँगी, मैं ये छोड़ दूँगी, अब मैं बिल्कुल ऑफिसर बन के रहूँगी. बट 6-7 months इनटू द प्रोफेशन एंड इनटू ट्रेनिंग मुझे ये रियलाइज़ हुआ, एंड बताया भी जाता है दैट प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ अलग है. एंड प्रोफेशनली आप बिल्कुल एप्ट रहिए, फॉर्मल रहिए, राइट ड्रेसिंग सेंस में रहिए एट ऑल टाइम्स, वो तो कंटिन्यू करना ही है. बट आपका जो पर्सनली आपकी जो इच्छाएं हैं, हॉबीज़ हैं, वो तो प्रमोट किया जाता है इन सिविल सर्विसेज ऑल्सो, एंड आई एम श्योर इन ऑल प्रोफेशंस, कि वो तो आप अलाइव रखिए जो चीज़ें आपको पसंद है. एंड लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए. एंड इसलिए फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रही, एंड प्रोफाइल में एक्टिव रखती हूँ, ताकि जो न्यू एज गर्ल्स हैं वो ये ना सोचे कि अच्छा अब ये ही कपड़े पहन सकते हैं, अब ये नहीं पहन सकते. वो बैरियर एक सटली आई वांट टू ब्रेक, कि नहीं, आप जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनली एप्ट हैं, आप प्रोफेशनली अपने आप काम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं. देन कपड़े क्या पहन रही हैं ये सब बहुत छोटी बात है. यू शुड लिव एज यू वांट टू. अच्छा, क्योंकि जैसे भी हम बात करते हैं कि अच्छा ये जो पर्सन है, या ये जो लड़की है, या ये जो महिला है, ये सिविल सर्वेंट है, ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है या ऑफिसर है, तो अचानक से एक इमेज बन के आ जाती है साड़ी में और प्रिम प्रॉपर, विच इज़ वेरी कमेंडेबल ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को भी रिफ्लेक्ट करती है विद अ लॉट ऑफ पावर एक्सुडिंग फ्रॉम दैट पर्सोना. तो जैसा कि यू सेड कि भाई वो एक प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ इज इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप कैसे रहना चाहते हैं. अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है आपकी वार्डरोब में, विच यू लाइक एज अंजलि?
लाइक सूट ऑल्सो, मतलब मैं प्रोफेशनली तो पर्सनली मैं बात करूँ, ऑफिस में तो हमने आपको देखा है। Personally, I like jumpsuits, I like dresses, and I think western, and I see have started liking sarees also काफ़ी ज़्यादा, and मैं अपना build कर रही हूँ knowledge on sarees, on हमारे कोटा डोरिया की साड़ियाँ बहुत चलती है, तो which I bought few of them, and so क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ अंजलि, क्योंकि देखिए यू हैव टू बैलेंस, आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक यू एज समवन हु हैज़ क्रैक्ड यूपीएससी, यू आर अ टॉर्च बेयरर अभी फॉर द सोसाइटी। तो बहुत ज़रूरी है कि राइट जो नॉलेज है, क्योंकि वो बहुत मदद करेगी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको अपना माइंड बनाने में, उसको एक गाइडेंस मिलने में। तो दिस इज़ द रीज़न मैं ये चीज़ ये आपसे पूछ रही हूँ बार बार कि आपको क्या पसंद है एज अंजलि, नॉट एज समवन हु इज़ अ सिविल सर्वेंट, मगर जो आप पर्सनली पसंद करते हैं, इसीलिए मेरा इस पे जोर है। यंग जो लड़कियाँ जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी क्रैक किया है, उनको आप क्या मैसेज देंगी? मेरा मैसेज यही रहेगा दैट आप अपनी जॉब एफिशिएंटली करिए, एंड सिस्टम में आके ना अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए थे सिस्टम में, तो वो क्यों आप अलाइव रखिए। आप एक कॉग इन द व्हील बन जाते हैं, सिस्टम इतना ह्यूज है, सरकार इतनी ह्यूज है, आप एक छोटे से पार्ट बन जाते हैं, पर उस छोटे से पार्ट को भी आप याद रखिए कि हमें बहुत एफिशिएंटली करना है, इफ़ेक्टिवली करना है, ऑनेस्टली करना है। एंड ये जब मकसद हमें याद रहता है, हमारा डायरेक्शन सही रहता है, तो हम बहुत और जनरेशन्स को, बहुत और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। हम अपने आप को बिलिटल ना करें दैट अच्छा ठीक है क्या ही हो रहा है, बट हम मतलब एज आई सेड दैट आई रिमेन एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे देखकर भी शायद 100 लड़कियाँ और ऊपर उठ रही होंगी, या अननोइंगली, क्योंकि सोसाइटी में सोचती है कि अच्छा तुम सिविल्स पढ़ रहे हो, नहीं तो तुम ये ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, सिर्फ पढ़ाई में डूबे रहो, या इस तरीके से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एंजाइटी और डिप्रेशन से भी लोगों को निकालने में मदद करता होगा अंजलि। यस, और आप ट्रू रहते हो, अपने आप से ट्रू रहते हो, आपको लगता है कि हाँ लाइफ इज़ बिगर, आप अपने गोल्स, एस्पिरेशंस, विजन डिफरेंट भी रख सकते हो, हॉबीज़ भी रख सकते हो, सो दैट मेक्स अ राउंडेड पर्सनैलिटी फॉर श्योर। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं, कई तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सामने आए कि हताश हो गए, प्रिपरेशन करते करते कई सालों से एक ही चीज़ को फोकस बना करके चल रहे हैं, उनको आप क्या बताएंगी कि किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए अपने करियर को लेकर के? क्योंकि मेहनत तो मांगती है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लेकिन उसके साथ साथ एक मुझे लगता है एक सही अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है, एक रैशनल अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि अगर इन केस कोई नहीं क्रैक कर पाता है, क्योंकि इतने सुसाइड के भी केसेस हुए हैं, लोग होपलेस हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आई वुड जस्ट से दैट दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। ये हम याद रखें कि हम इसे लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन ना बना दें, एंड इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ और बहुत हिस्सों से बनी हुई है, एंड तो हम हताश ना हो, मतलब कहना आसान है फॉर श्योर, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि बहुत सारी और प्रोफेशंस है। आपका अगर वाई स्ट्रांग हो तो इट्स ओके, लाइक अगर आपका वाई है कि हमें समाज सेवा करनी है, मुझे एक अच्छा नागरिक बनना है, तो आप वो बहुत सारे और प्रोफेशन से कर सकते हैं। फिर अगर आपका यूपीएससी नहीं हो रहा है तो वो एक एग्ज़ाम ही है, कभी आप हार्डवर्क भी 100% कर लें, लेकिन लक तो एक फैक्टर रहेगा ही सही। उस दिन आपका कैसा सितारे हैं, उस दिन आपका दिमाग चला नहीं चला, तो वो लक फैक्टर तो रहेगा ही सही। सो बट अगर आपका वाई ये है कि हमें अच्छा समाज सेवक बनना है, हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, हमें कुछ अच्छा बनना है, खुद को अच्छा करना है सोसाइटी के लिए, तो आप और बहुत सारे प्रोफेशन से कर सकते हैं। एंड ये आप अपने आप में जो जज्बा लेकर एक एस्पिरेंट चलता है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे एक ऑफिसर बनना है, वो जज्बा अलाइव रखिए, और दूसरे प्रोफेशंस में भी आप इक्वली गुड कर सकते हैं। मगर आधी जनता अगर पूछें तो वो यही कहते हैं कि हमको पावर चाहिए होती है, हम इसीलिए यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो पावर, जो रुतबा, वो चीज़ चाहिए हमको। तो क्या, क्योंकि नाउ सिंस यू योरसेल्फ आर अ सिविल सर्वेंट, आपको कैसा क्या लगा कि हाँ सच में ये पावर का ही एक वो चीज़ होती है, ड्राइव होती है जो लोगों को मोटिवेट करती है? अगर ये ड्राइव है कि पावर चाहिए, तो फिर वो बहुत जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी ड्राइव,
यू नो, बिकॉज जब आप सिस्टम के अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि आपके हाथ पैर तो बिल्कुल बंधे हुए हैं विद ऑल द रूल्स एंड ऑल द रेगुलेशंस, एंड राइटली सो. सो वो पावर, वो ग्लैमर जो बाहर से दिखता है वो अंदर है नहीं, टू बी ऑनेस्ट. सो इसलिए वो जज्बा नहीं रखना चाहिए पावर का. हमें राइट इंटेंशंस रखने चाहिए कि हमें सेवा करनी है, हमें, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट हो आप, देर इज़ अ रीज़न सर्वेंट है नाम में, दैट बिकॉज आपको सेवक बनना है. सो अगर राइट इंटेंशंस के साथ आप आते हो, इस एग्ज़ाम को अप्रोच करते हो, तो इवन इफ़ ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, यू विल स्टिल हैव दैट, यू नो, स्पिरिट इन योर सेल्फ. बट पावर के लिए लेना या गाड़ी हो, बंगला हो, ये रॉन्ग इंटेंशंस हैं. एंड अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गेट इट, लाइक there are a lot of professions which will give you a good life. So again, that power symbolism, power मतलब आप power समझते कैसे, कि हम दूसरे इंसान को खुशी दें वो power है, या हम दूसरे इंसान को परेशान करें वो power है. तो अगर आप खुशी देना चाहते हैं तो वो तो आपको सेवक बना देता है. सो दैट यू कैन डू इन अदर प्रोफेशंस. तो किसी को परेशान करना चाहते हैं तो दैट इज़ द रॉन्ग इंटेंशन. अगर वो इंटेंशन है तो नहीं करिए. आपका एक्सपीरियंस जब से आपने ज्वाइन किया है एज अ सिविल सर्वेंट, ट्रेनिंग के बाद से, ट्रेनिंग के दौरान भी कैसा रहा है, किस तरह का एटमॉस्फेयर रहा है? क्योंकि आई एम श्योर जितने लोग ये आज का इंटरव्यू देख रहे होंगे, ये इस उम्मीद से भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि थोड़ा सा उस पर भी, उस एरिया पे भी लाइट पड़े कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के दौरान किस तरह की लाइफ होती है, और ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो डे 1 कैसा होता है? ट्रेनिंग काफ़ी एक्साइटिंग थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला. भारत दर्शन करने को मिला, अलग अलग जगहों पे जाते हैं. एक ग्रामीण अटैचमेंट भी होता है, तो उसमें आप ग्रामीण की पूरी व्यवस्था देखते हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था देखते हैं. फिर जो जो सर्विसेज में है, जैसे मेरा रेल विभाग है, तो रेल विभाग के भी अलग अलग लेवल पे, डिवीज़न पे, हेडक्वार्टर पे, बोर्ड पे, एंड आपका इंटरेक्शन इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स से होता है. सो ट्रेनिंग में एक वो ऐसा कहते हैं दैट आप हाईएस्ट ऑफिसर हो. उस समय आप किसी के साथ सामने भी जा सकते हो, पूछ सकते हो, एज एन ऑफिसर आप किसी से भी बात कर सकते हो. सो वो ट्रेनिंग का वो चार्म रहता है. एंड काफ़ी जगह अटैचमेंट्स होते हैं, एंड आपको पूरी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री दिखाते हैं, सो दैट आप ग्रैस्प कर पाओ, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसे प्रैक्टिकली देख पाओ. वो ट्रेनिंग का मतलब है, आप एक स्टूडेंट निकल रहे हो बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर करके, फिर वहाँ से ट्रेनिंग में आपको मोल्ड करते हैं एज एन ऑफिसर, सो दैट व्हेन यू गो, आप जब वो सीट पे बैठो तब आप उस तरीके से एक्ट करो विच इज़ राइटफुल फॉर अ सिविल सर्वेंट. काफ़ी एकेडमिक ट्रेनिंग भी होती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं. सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ एकेडमिक एंड फील्ड ट्रेनिंग. एंड जॉब जो है दैट इज़ रियली गुड. आई एम इन्जॉइंग. आई एम अभी पोस्टेड एट दिल्ली डिवीज़न में हूँ मैं, DRM ऑफिस में. एंड आई एम इन्जॉइंग द वर्क. आप बहुत इंट्रैक्शन रहता है, पब्लिक इंट्रैक्शन रहता है, आप लोगों की डे 1 से आप लोगों की समस्याएं सॉल्व कर पा रहे हो. सो आई थिंक ये जो पावर आपको सरकार दे रही है आपके हस्ताक्षर में, ये बहुत बड़ी पावर है. अच्छा, सही और गलत का निर्णय लेना इस पोजीशन पे, क्योंकि जैसा आपने बोला हस्ताक्षर में, आपके सिग्नेचर में बहुत पावर होती है उस वक्त. अच्छा, आप लोगों को कोई ओथ भी दिलाते हैं? यस. वो ओथ क्या होती है? डे 1 जब आप ज्वाइन करते हैं तभी आपको ओथ दिलाई जाती है कि आप ट्रू रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे नेशन को, आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करेंगे, आप एक अच्छे नागरिक रहेंगे, अच्छे सिविल सर्वेंट रहेंगे, एंड जो भी आपको ड्यूटीज़ कराई जाएगी उनको आप बेस्ट ऑफ द एबिलिटी करेंगे. तो जब सही और गलत का जो निर्णय लेना होता है अपने सिग्नेचर से, वो बहुत पावरफुल, जैसा कि अभी आपने बोला कि वो बहुत पावरफुल होता है. उस वक्त क्या कुछ दिमाग में चलता है, या कितना प्रेशर होता है दिमाग पे कि कहीं गलती से किसी के साथ गलत ना हो जाए? जी बिल्कुल, प्रेशर रहता है दैट आप कुछ गलत ना करें, एंड इसीलिए वो ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको इतना एक्सपोजर दिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का दिया जाता है, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें. एंड क्योंकि एज एन ऑफिसर जब आप बैठकर साइन कर रहे हैं तो फिर आपको रेप्लिकेशंस भी मिलेंगे, फिर आप नहीं बोल सकते, फिर आपके अगेंस्ट भी एक्शन होगा अगर आपने गलत सिग्नेचर करे हैं या गलत मोटिवेशन है. सो वो ट्रेनिंग उस चीज़ में बहुत हेल्प करती है कि हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है. आपको वो एक एक्यूमेंट डेवलप करती है, एक जो सिविल सर्वेंट को चाहिए होता है वो डेवलप होता है. एंड देन आपके सीनियर्स रहते हैं टू गाइड यू.
So the pressure is there, but because seniors are there, training is there, so that is. अंजलि, आपका एक फाउंडेशन आपने शुरू किया है कोटा में, आन्या फाउंडेशन। वो क्या है आन्या फाउंडेशन? किस तरह की काम आपके ये एनजीओ करता है? आन्या फाउंडेशन हम 2 साल से चल रही है। ये एक एनजीओ है एंड आन्या फाउंडेशन का बेसिक मतलब ये था कि हम चैरिटी नहीं करना चाहते, बट वी वांट टू डू समथिंग जो उन लोगों को स्वाभिमान दिलाए, महिलाओं को स्वाभिमान दिलाए। तो हमने एक प्रोग्राम करा निर्भीक, जहाँ पे कोटा के सारे स्कूलों में 3 मंथ्स का सेल्फ डिफेंस सिखाया गया। एंड मुझे मालूम नहीं था ये, बट आफ्टर द प्रोग्राम पता चला कि ये सबसे लार्जेस्ट है ऑफ इन द एंटायर कंट्री, जो 3 महीने तक चला गया। एंड फिर उन लड़कियों ने आके मुझे बोला कि हाँ अब हम निडर हो गई हैं। तो आई थिंक दैट फीलिंग वाज लाइक अनपैरेलल्ड। एंड देन वी आर रनिंग स्किल डेवलपमेंट कैंप्स, क्योंकि एक बार किसी को आप कुछ दे दो, फिश दे दो, लेकिन आप किसी को सिखाओ फिशिंग करना, उसमें डिफरेंस है। सो स्किल डेवलपमेंट करके जो हम उनको स्वाभिमान दे रहे हैं, ताकि और फिर उसमें हमने बहुत सारी स्किल्स सिखाए, फिर उनको सिलाई मशीन दी, उनके सेटअप करा रहे हैं, उनका स्वरोजगार, आत्मनिर्भर जो हमारी सरकार भी चाहती है, हमारा जो भारत का लक्ष्य है एट द मोमेंट, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एनजीओ हमने चला रहे हैं कोटा में। उसके साथ साथ आप सिविल सर्विसेज के लिए भी शायद उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी आप दे रही हैं। तो 26 साल की उम्र है आपकी, ऐसे में कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि इनसिक्योरिटी ना तो नहीं आती कि आपको ऐसा लगे कि मैं इनको कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा रही हूँ, कल को यही लड़कियाँ मुझसे आगे पहुँच जाएं तो कैसा लगेगा? इस तरीके की फीलिंग कभी आई हो? नो, आई विल बी लाइक मोर देन हैप्पी। इनफैक्ट हमारी एक बच्चे ने जो पढ़ रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव में, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया इस बार का, जो हार्डेस्ट माना जा रहा था, एंड वो अब मेंस भी लिख रहे हैं। एंड मुझे उनके क्लियर करने पे ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज जब पता चला कि अच्छा उन्होंने पूरी 1 साल कोचिंग ली, उसके बाद फिर उनका क्लियर हो गया है, सो हमारा वो रोल रहा उनको आगे बढ़ाने में। एंड आई ट्रूली बिलीव कि क्वींस फिक्स ईच अदर्स क्राउन। सो एज वुमेन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किसी के बीच में संकट पैदा करें आगे बढ़ने का, बट हमें उस सबको आगे बढ़ने के लिए अप्रोच करना चाहिए। बिकॉज अगर मोर एंड मोर वुमेन रहेंगी किसी भी प्लेटफॉर्म में, सिविल सर्विसेज में अभी 7% है, ओनली 7% वुमेन आर देयर, तो वो नई वुमेन को एंटर करने में हिचक रहेगी। क्योंकि आप देखोगे कि अच्छा कोई ऑफिस सेटअप में भी अगर ओनली मेल रहते हैं तो वुमेन वहाँ पे जाने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, और वहाँ पे ही अगर एक अच्छा रेशियो रहेगा, बैलेंस्ड रेशियो रहेगा, सो वुमेन विल बी मोर फोर्थ कमिंग। सो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ यू एंड आई दैट मोर एंड मोर महिलाएं आएँ अलग अलग प्रोफेशन में और हर प्रोफेशन में आगे बढ़ें। अंजलि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कई ऐसे पहलू थे जिन पर मुझे लगता है ऑडियंस भी आपसे जवाब चाहती होगी, तो आज उन सारे पहलुओं को, उन सारे पॉइंट्स को हमने टच किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।